8. मैं ही रोहिणी हूँ और मैं ही रोशनी भी। इतना तो मैं भी समझ गया हूँ, पर ये आपकी 700 पर्सनालिटीज इस कहानी का हिस्सा कैसे हैं? मुझे विराज सर ने एक कल्ट में ढूंढा था। मैं एक साइंस और मिस्ट्री जर्नलिस्ट थी जिसे मिस्ट्री बॉक्सेस में काफी इंटरेस्ट था। रोहिणी मेरा ऑल्टर ईगो है, वो साइड जो चीजें लोगों तक पहुंचाती थी, मिस्ट्रीज लोगों तक पहुंचाती थी। विराज सर ने मुझे ये बताया था, आई हैव अ ग्रेट माइंड। मेरे अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। उनकी ह्यूमन माइंड रिसर्च पर मैं उनका साथ दे सकती हूँ। हमने इतने दिन से विराज चच्चा का नाम सुन रहे थे, पर कभी समझ नहीं पाए आखिर ये चच्चा किस बात पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ह्यूमन माइंड, हमारा सबकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। 3 भाग होते हैं दिमाग के। सबकॉन्शियस माइंड सबसे स्ट्रांग होता है और विराज सर दिमाग के उन लेयर्स को एक्टिवेट कर रहे हैं जिससे इंसान एक हायर कॉन्शियस माइंड में जा सके। जैसे ड्रग्स लेने पर होता है, कुछ केमिकल्स हमारे दिमाग के डोपामिन और सेरोटोनिन को इतना बूस्ट कर देते हैं कि हमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, जैसे मुझे मृगांका दिखी थी। यस, इंसान का दिमाग कुछ भी कर सकता है। तुम्हें क्यों लगता है कि सर ने पागल खाना खोला और वहाँ एक्सपेरिमेंट किया? क्योंकि पागलों की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। सर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए लोगों को पागल भी बनाया। किसी भी इंसान का दिमाग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स झेल नहीं सकता। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद बिहेवियरल इश्यूज होना नॉर्मल था। पर इन सब से राजू का क्या लेना देना? क्योंकि राजू भी इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट के बाद राजू इतना बदल जाएगा। उससे रिटर्न में जब बॉडीज मांगी गई तो राजू ने बॉडीज लाकर दे दी थी, पर साथ ही साथ विराज ने उसे अपने घिनौने खेल में शामिल करने के लिए उसके सामने एक्सपेरिमेंट्स किए। उसे ये दिखाया कि उसे इस एक्सपेरिमेंट से ना सिर्फ पैसे मिलेंगे, पर शायद वो ऐसी चीज देख सकता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। तो आपने मैडम, आपने लॉन्डो को रोकने की कोशिश नहीं की? तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं की होगी? जब उसने टाइपराइटर से ये मांगा था कि उसे मैं चाहिए, तो मैं कभी वहां गई ही नहीं। जो भी उसने देखा वो सब विराज के दिए हुए हेलुसिनेशन पिल्स का असर था। पर आप कब्र से बाहर कैसे आई? और अगर आप 10 साल से वहां कैद थी तो आप जिंदा कैसे हैं? मैं क्रायोजेनिक्स में थी। विराज ने मुझे उस क्रायोजेनिक्स में बंद कर रखा था और मैं कई सालों से उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो आसान नहीं था। आगे क्या करना? कुछ नहीं, आज रात के लिए आप यहीं रुक जाइए। कल मैं लावण्या जी के साथ आपको शिफ्ट कर दूंगा। सुन, साला हमको इनका कुछ फंडा ठीक नहीं लग रहा है। अबे लड़की में कुछ तो झोल है। अबे सुबह देख लेंगे, कौन सा आधी रात में सब बदल जाएगा। पर ध्रुव ये नहीं जानता था कि अगर रोहिणी आई है तो एक ऐसे मकसद से आई है जो इस पूरी कहानी को बदल कर रख देगा। साला क्या बलगम बीमारी है ये भी। पानी, अबे पानी कहाँ रखा है लोड़ू चन्ने? ये रोहिणी जी कहाँ है? प्रसाद ने चारों तरफ देखा। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। पर अचानक से प्रसाद को एक रोशनी दिखाई दी। बाथरूम की तरफ से एक तेज रोशनी। बाथरूम का आधा दरवाजा खुला था। प्रसाद के कदम अपने आप बढ़ गए। रोहिणी जी, आप हो क्या अंदर? ला 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 ला। नल से टप टप पानी गिर रहा था, पर प्रसाद का पूरा ध्यान उसके सामने जल रही उस तेज रोशनी पर था जिसे देखकर प्रसाद की आंखें चौंधिया गई थी।
प्रसाद, ये प्रसाद कहाँ चला गया? और ये रोहिणी जी? कहाँ गया ये प्रसाद? अब कहाँ ढूंढूंगा उसे? ये रूम नंबर 13 का दरवाजा किसने खोला? प्रसाद! कमरा नंबर 13 के एक चेयर से बंधे प्रसाद को देखकर ध्रुव हैरान था। प्रसाद पूरी तरह से बेहोश था। ध्रुव ने तुरंत रस्सियां काटने की कोशिश की तो अचानक से कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ध्रुव जैसे ही पीछे मुड़ा, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा मानो उसके दिल की धड़कनें थम सी गई थी। What the hell? ध्रुव के ठीक सामने रोशनी खड़ी थी, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां कोई इंसानी शरीर ही नहीं था। बस एक औरत के शरीर का आकार बना हुआ था और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। इतनी तेज रोशनी से ध्रुव की आंखें उस लाइट से टकराकर ना खुल पा रही थी और ना ही बंद हो पा रही थी, बस जल रही थी। इतनी जल रही थी जैसे मानो सैकड़ों झींगे उसकी आंखों को अंदर से निचोड़ रहे थे और अब उसकी आंखें फोड़ कर ही दम लेंगे। ये धुआं कैसा है? जैसे आसमान में अनगिनत तारे की रोशनी से लड़कर आया हो और उस लड़ाई के अवशेष अब मेरे अंदर धुआं बनकर है। ऐसा लगता है जैसे ये धुआं जिंदा जिंदा है, जिंदा धुआं। ये जिंदा धुआं ध्रुव की आत्मा से मिलकर उसे तड़पा तड़पा कर उसे राख करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये शायद कामयाब भी हो रहा था और तभी इस ब्रह्मांड और इसमें मौजूद हर दुनिया के अंधकार को मिटाने वाली एक रोशनी ध्रुव के हाथों से और हर तरह के अस्तित्व और सत्ता को मिटा देने वाली चीख और चित्कार ध्रुव की उखड़ती सांसों से बाहर आई। ये क्या है? वेलकम माय लैब रैट्स। बंद करो ये लाइट। धीरे धीरे रोशनी कम हुई और ध्रुव को रोहिणी का वो चेहरा दिखा जिसे देखने के बाद जैसे उसका पूरा शरीर अकड़ गया हो। Who the hell are you? कौन हो तुम? ओ, तुम अभी तक नहीं समझे? मैं तुम्हें समझाती हूँ। आई एम नॉट अ ह्यूमन ध्रुव। तुम्हें क्यों लगा कि विराज ने मुझे जरीना में गाड़ा था? तुम एक डायमेंशनल बीइंग हो? करेक्ट। मैं हूँ जिससे भ्रम पैदा होता है। मैं हूँ सिटी ऑफ लाइट्स की सोर्स, उसकी भगवान रोहिणी, एंड आई एम हियर टू किल यू। Eight. फन फैक्ट,
विराज के सारे एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल एशियंट होते थे। 1890-1910 में जैसे टॉर्चर डिवाइसेस मेंटल पेशेंट को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, वो उन्हें इस्तेमाल करता था। Pretty stupid if you ask me. कौन हो तुम? तुम्हें फिर से मेरा इंट्रो चाहिए? तुम विराज को कैसे जानती हो? Because he invented me. मतलब? समझ जाओगे। I'll tell you today कि एक्सपेरिमेंट कैसे होता है। रोहिणी ने ध्रुव और प्रसाद दोनों को स्ट्रेचर से बांध रखा था। उसके चेहरे पर ठीक वैसी ही हंसी थी जैसी ध्रुव ने कभी विराज के चेहरे पर देखी थी। Come on, big guy, it's time for a trip. ध्रुव अपने आप को स्ट्रेचर से खोलने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि बिजली के तारों से उसे किसी ने जोर से झटके दिए हो। तुम्हारे हाथ में जो ये मार्क्स हैं, ये देखकर ही मैं समझ गई थी कि तुम ही मुझे प्रेत नगरी तक पहुंचा सकते हो। डू यू नो मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है ध्रुव? मुझे एनर्जी मिलती है लोगों के भ्रम से। ये सब ये कौन सी जगह है? ध्रुव की आंखें जैसे ही खुली, उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां सब कुछ बिल्कुल खाली था। चारों तरफ धूल और धुआं। उस धूल और धुएं के बीच में भी वहां एक शहर बसा हुआ था, एक चमकता शहर। वाह, दिस इज ये बिल्कुल सपने जैसा है। माया जी, ध्रुव उस आवाज की तरफ दौड़ता चला गया जैसे ये आवाज उसकी आखिरी उम्मीद हो, इस बात से अनजान कि ये दुनिया कोई आम दुनिया नहीं थी, एक ऐसी भ्रम की दुनिया थी जिसने रोहिणी को जन्म दिया था। ध्रुव भागते भागते एक रोड के पास पहुंचा। आखिरकार ध्रुव को उस रास्ते पर कुछ दिखा, काले कपड़ों में लिपटा एक इंसान। हेलो हेलो, आप मुझे सुन सकते हैं? मुझे लगा नहीं था मेरे अलावा यहाँ कोई भी होगा। वेल, सेम, मुझे भी यही लगा था। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं। That's weird. ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? क्या सुनाई दे रहा है? उस लड़की की आवाज जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। Same. This place. It drives you crazy. क्या मतलब है आपका? मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया था। This dimension. यहाँ कोई एग्जिस्ट नहीं करता, पर यहाँ फिर भी चीखें गूंजती हैं। I wish मैं जो ढूंढने आया हूं वो मिल जाए। Well, I need to go. Well, good luck. Just remember, यहाँ जितनी देर रहोगे, यहाँ फंसते चले जाओगे, और अगर तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, तो तुम यहाँ हमेशा अपनों की आवाजों में उलझे रह जाओगे। But if you are strong, you can get out of here. ध्रुव को अभी भी माया की आवाज आ रही थी, पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था, सिवाय उसके और विराज के।
ध्रुव की आंखें अभी भी विराज पर टिकी थी। ध्रुव के कदम अपने आप विराज की तरफ बढ़ने लगे थे, पर यहीं रोहिणी ने अपना एक्सपेरिमेंट ध्रुव पर चालू रखा था, जिस वजह से माया की आवाजें उसे और तेज सुनाई देने लगी थी। But if you are strong, you can get out of here. मुझे यहां से निकलना होगा। ये जगह मेरे दिमाग से खेल रही है। I need to follow विराज। मुझे ये जानना ही होगा कि रोहिणी को खत्म कैसे कर सकते हैं। ये रोशनी, ये मेरा ब्रेन फ्राई कर रही है। ध्रुव से थोड़ी ही दूर पर एक तेज रोशनी के सामने विराज खड़ा था। विराज के आसपास से जैसे कई परछाई एक साथ गुजर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान उसके सामने आसमान पर एक चमकते पत्थर पर था। ध्रुव ना जाने क्यों विराज को देखता रह गया। अपने आप को शांत करने के बाद ध्रुव को एहसास हुआ कि उसे अपने ब्रेन में जो जलन महसूस हो रही थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। विराज ने सही कहा था। रोशनी से लड़ने के लिए मुझे बस माया जी की आवाज को अवॉइड करना होगा। ये सब बस एक भ्रम है। Look at you! तुम फाइनली इस दुनिया से जीत रहे हो। क्या है ये जलता हुआ पत्थर। This looks like a star. It is a star. सिटी ऑफ लाइट्स में कुछ भी असली नहीं है, पर अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो तुम यहाँ कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। विराज अपने सामने पत्थर को देखे जा रहा था। धीरे धीरे सिटी ऑफ लाइट्स के पत्थर और धूल सब उस पत्थर के पास किसी बवंडर की तरह घूमने लगे। आसमान से एक तेज बिजली उस बवंडर पर गिरी और अचानक से सब कुछ शांत हो गया। ध्रुव अपने सामने का नजारा देखकर हैरान था। उस पत्थर से और बवंडर के अंदर से एक लड़की निकली, जिसका पूरा शरीर ऐसे चमक रहा था मानो 100 सितारे उसके शरीर पर जड़े हों। God, I can't believe this. ये क्या है? Witness the human invention. She is Rohini, एक डायमेंशनल बीइंग। क्या बात है? सिटी ऑफ लाइट्स का कैसा असर हो गया है तुम पे? तुम इंसान नहीं हो, तुम बस एक भ्रम हो, और इसलिए विराज तुम्हें खत्म करना चाहता था। उसने तुम्हें बनाया था ताकि तुम उसके इस घटिया एक्सपेरिमेंट में उसका साथ दे सको। He used me. तुम्हें पता भी है किसी का पपेट बनकर रहना कैसा होता है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। You are just like him. इसलिए शायद तुम वहां से बचकर आ गए, पर मेरे हाथों तुम नहीं बचोगे। It's so funny. तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो? मुझे पता है तुम्हें विराज तक खत्म नहीं कर पाया, क्योंकि एक भ्रम को रियलिटी ही खत्म कर सकती है।
और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। क्या करोगे? मुझे खत्म करने के लिए किसका साथ लोगे? तुम्हारी आत्माओं का या तुम्हारे हाथ में बने इस मार्क का? जस्ट वेट एंड वॉच। ध्रुव ने रोहिणी के माथे पर हाथ रखा। रोहिणी के अंदर से एक तेज रोशनी आई। वो जोर से चीखी और अचानक से वो रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। What the hell? मैं यहाँ कैसे पहुंची? रोहिणी जी, आप आ गई। Eight. आग की जलती लपटों के बीच में खड़ा राजू अपने सामने खड़ी अपनी पुरानी माशूका और उसके परिवार को मरते हुए देखकर काफी खुश था। आंखें बंद करते ही उसके कानों में रोहिणी की आवाज गूंजी। वो जलती हुई लाशों को छोड़ता हुआ घर से बाहर भागा तो देखा रोहिणी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और सामने खड़ी रोहिणी को देखकर राजू हैरान था। रोहिणी उसके पास आई और उसके कानों में हल्के से बोली, गुड जॉब राजू। देखो, पहले तुम्हें कितना डर लगता था और अब तुमने अपने डर को काबू में कर लिया है। मैंने जो भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया है। मुझे पता है, इसीलिए तो हर बार मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने आई हूँ। राजू के चेहरे पर खुशी थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने रोशनी का चेहरा अपने हाथ पर थामा और उसे अपनी तरफ खींचा। वो रोशनी के प्यार के उस सैलाब में था जो वहां कभी था ही नहीं। रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजरते लोगों ने जैसे ही राजू को देखा वो हैरान रह गए, क्योंकि बिना कपड़ों के राजू हवा में किसी ना दिखने वाली आकृति के साथ सेक्स कर रहा था। रेलवे क्रॉसिंग के लोग उसे देखकर चिल्लाने लगे, अरे इस पागल ने घर जला दिया किसी का। अब पानी लाओ, अब पानी लाओ कोई। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। कौन है अब? रोहिणी जी, आप? क्या हुआ राजू? तुमने मुझे क्यों बुलाया? असली कहानी तो तब शुरू हुई थी जब टाइपराइटर से राजू ने रोहिणी को मांगा था और रोहिणी ठीक उसके घर के बाहर खड़ी थी। सिटी ऑफ लाइट्स के बने भ्रम से बनी इस लड़की को राजू देख तो सकता था, पर उसे छू नहीं सकता था। राजू कुछ सोचते हुए रोहिणी के करीब आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया, जिसे देखकर रोहिणी हैरान हो गई। वो तुरंत धूल में बदल गई और उसका पूरा शरीर वहां से हवा में बहकर चला गया। पर राजू के ऊपर इस भ्रम को छूने का असर बन गया था। उस रात जब राजू ने तुम्हें पहली बार टच किया था, उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस डायमेंशन में कैद है। मुझे विराज ने बताया था, अगर डायमेंशन के जाल में उलझ जाओगे तो यहीं का होकर रह जाओगे। राजू ने इस डायमेंशन में कदम तो रख लिया था जैसे तुम लोग चाहते थे, पर उसने विराज के काम की बजाय यहां आकर तुम्हें ही ढूंढा। और जब तुम उस रात वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आई, तब राजू के अंदर की रियलिटी का पहली बार असर हुआ था। Do you know how it feels when you are not real, ध्रुव? मैं हमेशा विराज से बेटर थी। उसे राजू और सिटी ऑफ लाइट्स में एक्सप्लोर करने की परमिशन मैंने दी थी, तो मैं कैसे उससे कमजोर हो सकती थी? इसलिए तुमने राजू के जाने के बाद भी राजू के शरीर को इस्तेमाल किया। हाँ, किया मैंने इस्तेमाल।
और अगर ये एक्सपेरिमेंट सही हो जाता तो आज ये सारे इल्यूजन जिंदा हो जाते। तुम्हारी वजह से एक बेकसूर की आधी आत्मा प्रेत नगरी में उसके गिल्ड की वजह से अटक कर रह गई है। रोहिणी, रोहिणी, आप वापस आ गई। मैं यहाँ कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे पता था एक दिन आप मेरा प्यार देखकर वापस आ जाएंगी। जरा देखो, इसकी आंखों में देखो रोहिणी, उसने उस चीज से इतनी शिद्दत से प्यार किया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और तुम्हारे लिए तो सिर्फ विराज को हराना ही सब कुछ था। रोहिणी ने राजू की तरफ देखा, जो अभी भी पागलों की तरह रोहिणी को देखकर खुश हो रहा था। रोहिणी उसे देखती जा रही थी। इंसानों के हर इमोशन को रोहिणी देख चुकी थी, पर अगर उसे किसी इमोशन से सबसे ज्यादा डर लगता था तो वो था प्यार। राजू ने रोहिणी का हाथ पकड़ा और खाली रेत से भरे मैदान की तरफ दिखाते हुए कहा, देखिए, ये होगा हमारा घर। और आपको पता है, मैंने आपके इंतजार में ये पूरा घर खुद से बनाया है। ध्यान से देखो रोहिणी, What you have done? तुमने उसकी जिंदगी ही नहीं, उसकी मौत तक को हमेशा के लिए खराब कर दिया है। He was only a lab rat to विराज। उसकी आत्मा की कोई गलती नहीं थी। ये सब विराज की वजह से हुआ था। पर तुम ये सब ठीक कर सकती हो। तुम्हें बस एक बार राजू को सच बताना होगा। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तुम्हें जिंदा होना भी नहीं था रोहिणी। यू आर जस्ट अ हेल्यूसिनेशन। और भ्रम की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। ये तुम्हारा डायमेंशन है। तुम चाहो तो शायद कोई और तुम्हें बना सकता है, पर प्लीज एक बार राजू की तरफ देखो। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। पर तुम इसे ठीक कर सकती हो। तुम कभी भी एक इंसान की जिंदगी नहीं जी सकती रोहिणी, और आज तुम्हें इस कहानी को खत्म करना ही होगा। नहीं, मैं राजू को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे ध्रुव ने रोहिणी को उसकी बाहों से पकड़ा और उसे झकझोरते हुए कहा, होश में आओ रोहिणी। विराज और तुम्हारे एक सो कॉल्ड एम्बिशन ने कितने लोगों की जान ले ली है, जरा देखो। और जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, वो मरने के बाद भी पागलों की तरह भटकते जा रहा है। रोहिणी, रोहिणी, रोहिणी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार होती है। तुम्हें प्यार देकर उसने तुम्हें एक हेल्यूसिनेशन से रियलिटी बनाया था। आज तुम्हारी बारी है। राजू को एक नॉर्मल लाइफ दे दो। रोहिणी की आंखें राजू पर टिकी थी। ध्रुव जानता था कि जो भी राजू ने किया है और जो भी रोहिणी ने उससे करवाया है, उसके लिए रोहिणी को पछतावा तो था, पर अक्सर इंसान को ही नहीं पता होता कि वो पछतावे का क्या करे। रोहिणी तो फिर भी एक छलावा थी। रोहिणी जी, आप ये रो क्यों रही हैं आप? I'm sorry राजू। रोहिणी ने राजू के चेहरे पर हाथ रखा और अचानक से रोहिणी के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी बाहर निकली। उस तेज रोशनी से ध्रुव को लगा जैसे वो जल जाएगा, पर यहीं राजू बस उस रोशनी की तरफ एकटक देखे जा रहा था। रोहिणी जी, रोहिणी जी, रोहिणी जी, कहाँ हैं आप? रोहिणी जी। उठ जाओ बरखुरदार, पिक्चर खत्म हो गई आपकी। क्या? पर राजू, उसका क्या? तुम्हें क्या लगा वो मजनू अपनी लैला को छोड़कर आएगा? वो वहां से नहीं आने वाला। जब रोहिणी ने राजू को छुआ, राजू के सामने उसकी सारी सच्चाई आ गई। क्या? उसे पता है कि रोहिणी बस एक छलावा है? हाँ,
और उसे प्रेत नगरी से तो आज़ादी मिल गई, पर रोहिणी के बिना वो किसी दुनिया में नहीं रहेगा। अजीब बात है ना गुरुजी, सब अपने प्यार में पगला गए हैं। यहाँ भूत हो या आदमी, सब लड़की के चक्कर में पीस कर रह गए हैं। चुप साले, मजनू की नकली औलाद। सही कह रहे हैं। अब तक तो साला वो नरक के पिशाच हमारी माया जी की आत्मा का फ्रेंच फ्राइज बना के खा रहे होंगे। माया को इतना कम मत समझो। तुम्हें पता भी नहीं है कि माया तुम्हारे कितने पास है। क्या मतलब है आपका? अपनी हाथ की तरफ देख, ये बढ़ता हुआ मार्ग। ये मार्ग उनके पास ही होता है जो प्रेत नगरी को संभालते हैं। ऐसा एक निशान हसीना के पास भी है और माया के पास भी। माया जी? ओह शिट! मतलब माया ने जाने से पहले अपनी आत्मा का एक हिस्सा तुम्हें दे दिया था। ध्यान से ढूंढो माया को ध्रुव। माया तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो यही है। बस आंखें खुली रखो अपनी और तैयार हो जाओ। अगला मिशन तुम्हारा भूतों के डेरे में है। मतलब? राजस्थान। कौन है यहाँ? मेरे साथ खेलना बंद करो। कौन हो तुम? Eight. ये लाइट कैसे चली गई? और ये बाहर सारंगी कौन बजा रहा है? सारंगी की आवाज से बीना काफी परेशान हो गई। उसने अपने 8 साल के बच्चे को अपने सीने से लगाया और तुरंत दरवाजा बंद कर कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा दरवाजा मत खोलना, वो अभी बाहर है। कौन माँ? वो एक राक्षस है। उसकी सारंगी की आवाज जो कोई भी सुनता है वो दोबारा वापस घर नहीं आ पाता। तो उस सारंगी की आवाज को अनसुना कर दे, नहीं तो वो आ जाएगा। माँ ये दरवाजे पर कौन है? बीना दरवाजा खोलो, मैं हूँ अशोक। माँ ये तो बाबा सर है। थारी को अक्कल कोनी, वो सारंगी वालों बाहर को ही खड़ा है। अगर वाकई हाथे लग गया तो थाने जा छोरे, जाकर दिए में बाती जला। देख के लागे है मानो ये अंधेरो अभी थाने और माने ही निकल जावे को। हाँ मासा। भगवान को लाख लाख शुक्र है प्राण छुट्टे ये सारंगी वाले से। बिट्टा, हाय मारा छोरा, कट्टे से मारो लाल। राजो। बीना चीखती हुई अपनी हवेली में भागने लगी। बादल के गरजने की आवाज और उस गर्जन में घुली हुई सारंगी की धुन से बीना के अंदर हर तरह के ख्याल आ रहे थे। चीखती चिल्लाती हुई बीना भागते हुए अपने हवेली के तहखाने के अंदर गई तो उसका कलेजा जैसे मुंह को आ गया हो। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि सारंगी की आवाज में भी उसके दिल की धड़कन किसी को सुनाई दे। बीना के सामने उसका सबसे डरावना सच खड़ा था। सारंगी वाला उसके मरे हुए बच्चे के लंबे लंबे बालों को खींच कर ऐसे निकाल रहा था मानो उसके बच्चे की आखिरी सांसों में भी उसे दर्द और खौफ की एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाह रहा था जो शायद उसकी आत्मा भी नहीं भूल पाएगी।
माणे कहो तो ना, किवाड़ कोनी खोलना। भग साला, हम कहानी सुन रहे थे ना बे, काहे बम किए? चुप कर। एक तो नींद नसीब हुए जमाना हो गया हमको, और तुम ये सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए हो बे? हमारे जमाने में पॉडकास्ट आते थे, याद है ना तुमको? जो हम 2023 में बहुत ज्यादा सुनते थे। तो भूत वाला कहानी यार, क्या नाम था? भूत या साला। हमको यहाँ 70 के दशक का पॉडकास्ट मिल गया। रेडियो? और नहीं तो क्या साले, अबे इसको बोलते हैं असली भूत। हमारे भूतों को देखो, मतलब हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन भैया डराने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। अबे साला, इसको अभी बंद किए थे, ये फिर से चालू कैसे हो गया? ध्रुव, अब हम कहीं तुम्हारी प्रेत नगरी के भूतों को अफेंड तो नहीं कर दिए? मोरी मैया। अबे साले बेताल के 3rd ग्रेड कॉपी छोड़, अबे छोड़। ध्रुव, दरवाजा खोलो। हमारी हसीना जी। अरे साला, हसीना जी आप आए हमारे दर पर, बाहर आई। बताइए क्या खिदमत करें आपकी हसीना जी, आइए ना। ओह गॉड, ये 3rd ग्रेड गालिब भी यही है। आप क्या कर रही हैं यहाँ हसीना जी के साथ? हमें दीदी की मिसिंग इन्वेस्टिगेशन में कुछ क्लू मिला है। क्या? कैसा क्लू? कल रात हेलो, कौन है यहाँ? कौन है? दीदी ये तुम हो ना? मेरे साथ खेलना बंद करो। कौन हो तुम? दीदी कहाँ हो तुम? मुझे बताओ। मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा, ये कॉल आपको कब आया था? रात को 3 बजे। सी ध्रुव, मुझे नहीं पता पुलिस, तुम या नागेश अंकल दीदी को ढूंढने के लिए क्या कर रहे हो। दीदी को गायब हुए महीनों होने को है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपनी फैमिली एक और बार खो दूंगी। तुम फिक्र मत करो, हम सब साथ में राजस्थान चलेंगे। अगर सच में वहाँ के पीसीओ से कॉल आया है तो इसका मतलब है, हो ना हो, माया शायद वहीं होगी। जहां दोनों लड़कियां अपनी उलझनों में उलझी हुई थीं, वहीं ध्रुव और प्रसाद का ध्यान अपने बगल में रखे रेडियो पर था। अबे ध्रुव, ये तेरी भूतिया गर्लफ्रेंड तो आधी नरक में, आधी तुम्हारे हाथ में है ना? फिर साला समझ तो हमको भी नहीं आ रहा है। ऊपर से तूने उस सारंगी वाले की बात सुनी। तू तो ये कहानी अभी रेडियो पर सुन रहा था ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हसीना जी को कोई कॉल आया हो? उसे कोई कॉल नहीं आया है। हैं? क्या मतलब आपका? मतलब कि जब से मैं हसीना के साथ रह रही हूँ, मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं। वो आजकल बहुत खोई खोई रहती है, ड्रग्स और नशे के सहारे है अभी भी वो। पर मुझे डर है कहीं ये सब उसका वहम ना हो। नहीं, वो उनका वहम नहीं है। द फोन लाइन वॉज डेड ध्रुव। हो ही नहीं सकता कि खुद माया ने उसे नरक से या किसी और डायमेंशन से कॉल किया हो। अबे, ये रेडियो को क्या हुआ?
ओह नो, ये तो वही सारंगी है जो हसीना को सुनाई दिया था। इसका मतलब है हसीना सच बोल रही है, पर उसे ये कॉल माया ने नहीं किया था, बल्कि हमारे नेक्स्ट केस ने किया था। प्रसाद, माँ बाबा और सृष्टि को बुला लो। लगता है इस केस को निपटने के लिए हमें उनकी जरूरत पड़ने वाली है। तुम्हारा शक सही है, ये कोई आम रेडियो नहीं है। अरे तो आम नहीं है तो क्या पपीता रेडियो है? अरे यार, हम तो खुद इसको बगल के गांव के चोर बाजार से लाए थे। तुम जिस फोकलोर को सुबह सुन रहे थे, मैंने उसके बारे में पता किया, और शायद सच में ये प्रेत नगरी का प्रेत है। आ गई तुम्हारी काशी की नो इट ऑल पंडिताइन। थैंक यू। नाकारे पंडितों से तो बेहतर ही है। एनीवे, ये देखो, मेरे पापा ने सालों पहले विराज के हॉस्पिटल में पूजा की थी और मैंने कुछ फोटोज ली थी और मुझे उन फोटोज में ये मिला। हाय 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 हाय, इसको देखकर तो हमारी आत्मा भी डर जाए। इतना गंदा कौन है ये? जहाँ तक मुझे पता है, राजस्थान के किसी एक गांव के 2 लोग थे। एक थी लड़की बीना और दूसरा था शिखर, जिन्हें गांव से निकालकर इस पागल खाने में भर्ती कराया गया था। बीना पर जादू टोने का आरोप था और ये कहा जाता है कि शिखर की सारंगी कोई आम सारंगी नहीं, बल्कि शैतान की सारंगी है। भग साला, बड़ी आम जनता नहीं भूत बन सकती है। कभी शैतान, कभी पिशाच, साला जिंदगी झंड हो गई है भाई। पर सबसे बड़ी बात, ये दोनों विराज को मिले कैसे और आखिर इन्हें चाहिए क्या? शीला के इतना कहने की ही देर थी कि पूरे कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। एक भूकंप से पूरा कमरा हिल उठा और इससे पहले कोई भी खुद को संभाल पाए, रेडियो से सारंगी की आती हुई आवाज तेज होने लगी। ध्रुव ने किसी तरह खुद को संभाला तो ध्रुव हैरान रह गया। पूरा कमरा खून से लाल हो चुका था। दीवारों पर जैसे इंसान की आंतड़ियां लगी हुई थी और सामने खड़ा था वही सारंगी वाला। पर जो बात सबसे डराने वाली थी वो ये थी कि उस सारंगी वाले के ठीक सामने एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसके बालों को वो नोचते हुए अपने सारंगी के तारों में लगा रहा था। उस सारंगी वाले ने ध्रुव की तरफ देखा तो ध्रुव हैरान रह गया। प्रणाम कंवर साहब। इस सारंगी वाले की शक्ल तो मुझसे मिलती है। अब रावण हट्टा गांव का नाम कैसे हो सकता है? ये तो रावण भैया बजाते थे ना। अबे साले, मेट्रो के नीचे वाली आंटी की दुकान में 100 का माल नहीं बेचते हैं रावण भैया? मुर्गी के मुंह में भी जुबान आ गई है आजकल। तुम दोनों का हो गया हो तो कुछ काम कर ले। गांव तो आ गए हैं, पर तुम्हें पता है कि यहाँ माया को कैसे ढूंढेंगे? उस पीसीओ को ढूंढते हैं। तुमने बात की थी ना नागेश सर से? हाँ, उन्हें पता नहीं है, पर मैंने लोकेशन निकलवा ली थी। किसी होटल रंगमंच के पास है। बड़े अजीब नाम नहीं है इस जगह के। मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। ओह प्लीज, लगता है तुमने भी इस गरीब गालिब के साथ रेडियो शो सुनना शुरू कर दिया है। देखो, वो रेडियो यहाँ तक उठा ले आया है। देखिए हसीना जी, हम आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारे रामलाल का मजाक उड़ाएं। चलिए पहले काम कर लेते हैं। डैड, हम भले ही यहाँ माया जी की आड़ में आए हैं, पर याद रखिएगा हमारा मकसद कुछ और है। तू टेंशन मत ले। तूने जिस आत्मा के बारे में मुझे बताया था, मैंने उसके बारे में पता लगाया है। हो ना हो वो दोनों आत्माएं इसी गांव में होंगी। लेकिन इस उजड़े हुए गांव में हम उन दोनों को ढूंढेंगे कैसे? तुम्हारे पास ताकत है, और जहां तक तुमने बताया है, अगर तुमने उस सारंगी वाले को देखा था, मतलब हो ना हो वो तुमसे कनेक्ट करना चाहता है।
या शायद मुझे यहाँ ना आने की चेतावनी दे रहा था? फाइनली मिल गया ये पीसीओ। हसीना पीसीओ के अंदर गई और रिसीवर उठाकर देखा। लाइन के दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो पीसीओ से बाहर आई। सबकी नजर हसीना के उतरे हुए चेहरे पर टिकी हुई थी। हसीना ने अपनी भरी हुई आंखों से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, आई थिंक वो सब मेरा वहम था। ये पीसीओ तो काम ही नहीं कर रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर हसीना के सिवाय जो लोग भी उसके साथ रावणहट्टा गांव आए थे, उनका बस एक ही मकसद था, उन दोनों आत्माओं का पता लगाना जिन्होंने ध्रुव को यहाँ बुलाया है। मुझे लगता है कि उस आत्मा ने हसीना को उलझाया है और उसे फंसाकर हमें यहाँ बुला लिया। ये दोनों आत्माएं तो काफी शातिर है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पहले हसीना को समझाएंगे, फिर आगे क्या करना है उसके बारे में सोचेंगे। अरे रुकिए हसीना जी। देखिए हसीना जी, हम में से किसी को भी नहीं पता है कि हम यहाँ आपकी बहन को ढूंढ पाएंगे या नहीं, पर अगर आपको कॉल आया है तो शायद आपकी बहन के बारे में हमें यहाँ कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। वाओ, कभी कभी तुम समझदारी वाली बातें भी कह देते हो। पापा, आपने इसे कहा था हसीना को रोकने। दिमाग की जगह किसी और चीज से सोच रहा है लौंडा। इसी बहाने अपना काम बन जाएगा। ध्रुव बाकी सबके साथ वहां से चला गया था, पर एक गुर्राहट भरी आवाज थी जो बार बार ध्रुव के कानों में पड़ रही थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई भी नहीं था। और यहीं चलते चलते सबके कदम एक होटल के सामने रुके। आर यू श्योर हमारा यहाँ रहना सही होगा? ये राजस्थान का कोटा और कोठिया फेमस थे ना, फिर ये कोठा के सामने लाकर कहाँ खड़ा कर दिया? इसकी दीवारों को देखो, ऐसा लगता है सालों से किसी ने रंग नहीं करवाया है। हमें क्या, एक रात की ही तो बात है, और ऐसी भूतिया जगह ही तो तुम चुड़ैलों का हैंगआउट स्पॉट होती है ना भूतिया साले? वाओ, एनीवे, मूव ऑन। कोई गार्ड वगैरह भी है यहाँ या नहीं? चमकती धूप के नीचे खड़े सारे लोग अपने सामने खड़े एक छोटे से मकान को देख रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था मानो बरसों से उजाड़ पड़ा हो। सीलन पड़ी हुई दीवारें, जिनके अंदर के ईंट पत्थर तक मानो काले पड़ चुके थे। हसीना ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो एक तेज बदबू से सबको जैसे एक साथ उल्टियां आने लगी थी। हसीना ने तुरंत दरवाजा बंद किया और चीखते हुए बोली, What the hell is this place? मुझे नहीं रहना यहाँ। हसीना और बाकियों ने अपने कदम पीछे हटाए ही थे कि तभी होटल का दरवाजा अपने आप अंदर से खुलता है। वहां खड़े लोग हैरानी से पीछे मुड़े तो एक बीड़ी पीता हुआ बूढ़ा सा आदमी अपने हाथ में सारंगी लिए होटल से बाहर आया। खम्मा गणी, पधारो सा, पधारो। उस आदमी का चेहरा आधा झुलसा हुआ था, जिस वजह से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे आंख उठाकर देख सके। हसीना ने कहा, माफ कीजिएगा, हम आज रात रुकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर आपका ये होटल, पता नहीं, यहाँ से अजीब सी बदबू आ रही है। कैसी बदबू? आप खुद आकर देखिए। मना गरीब का घर छोटा है, पर आपकी खातिरदारी में कोई कमी न छोड़ेंगे। ध्रुव के अलावा किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर उस अध जले चेहरे को देखकर न जाने ध्रुव को ऐसा क्यों लग रहा था जैसे उसने पहले भी कभी इस चेहरे को देखा था। मैंने अभी ये घर देखा है, इसके अंदर मकड़ी के जाले ही जाले लटके हुए थे और पूरा घर तहस नहस सा रखा हुआ था। एक बार फिर देख लीजिए। हसीना जी, आपको सच में कोई धोखा तो नहीं हुआ था? ये घर तो बिल्कुल
महल जैसा। आप कमरे तय कर लीजिए, लड़कों के लिए एक और लड़कियों के लिए 2। ठीक है कमर सा, जैसा आप कहें। साले तुम तो पंडित हो और माया जी तो बढ़िया है नहीं, फिर ये तुमको कंवर सा काहे कह रहा बे? भगवान जाने, पर अभी यहाँ से चलो और प्लान तो याद है ना तुमको? है साला, सब याद है हमको, बस तुम चलो, बाकी हम देख लेंगे। सब तैयार है, प्रसाद लड़कियों को लेकर जा चुका है और अब हमारी बारी है। बैठ जाओ। कमरे में खाली एक मोमबत्ती होनी चाहिए। हाँ, लाओ। अब उस रेडियो को बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बीच में लाओ। हम करने क्या वाले? तुमने जब मुझे बताया था कि तुमने उस कमरे में क्या देखा है, तभी मैंने उस सारंगी वाले पर रिसर्च मार दिया था। टर्न्स आउट ये वही जगह है जहां वो दोनों आखिरी बार विराज के पागल खाने जाने से पहले आए थे। हमें बस उस म्यूजिक को सुनना होगा, पर ध्यान रहे ध्रुव। हाँ डैड। ये चीज आसान नहीं होगी। देखो ध्रुव, जो तुम करने जा रहे हो वो काली शक्तियों के डेरे में घुसने जैसा है। माना जाता है ये सारंगी की आवाज ऐसी थी कि लोग इस दुनिया को पार कर दूसरी दुनिया तक पहुंच जाते थे। उसका म्यूजिक ऐसा क्या कर सकता है? कुछ 10-15 साल पहले ही राजस्थान के इस गांव में वो सारंगी वाला रहा करता था। कहते हैं उसकी सारंगी की बॉडी में इंसानी जिस्म के अलग अलग रंग दफन होते थे और जब वो तारों पर सुर खींचता था तो ऐसी चीखें निकलती थी मानो एक एक करके किसी के शरीर से उसके सारे बाल और रूह से सांसें खींचकर उखाड़ रहा हो। और जो भी ऐसी दर्दनाक आवाज को सुनता है वो उसके सुर की वजह से शैतान का होकर रह जाता है। ग्रेट, मतलब अब हमें शैतान का सामना करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी आंखें 7 मिनट तक मत खोलना। चाहे कितनी भी चीखें, कितना भी शोर क्यों ना हो, अपनी आंखें मत खोलना। 7 मिनट से पहले अगर तुमने आंखें खोली तो तुम्हें ये सारंगी वाला किसी ऐसी दुनिया में ले जाएगा जिसकी किसी को कोई खबर नहीं है और आज तक कोई उस जगह से जिंदा या मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं लौटा है। और ऐसा क्यों? जवाब अभी मिल जाएगा। ध्रुव ने आगे की चिंता किए बिना रेडियो चालू किया। विवेक की दी हुई हिदायत के हिसाब से उन दोनों को तब तक आंखें नहीं खोलनी थी जब तक कि वो सारंगी की धुन खत्म ना हो जाए, मतलब 7 मिनट। सारंगी की धुन धीरे धीरे उस होटल में चारों तरफ गूंजने लगी थी, जैसे उस सारंगी की आवाज से ये छोटा सा होटल जिंदा होने लगा था। पर यहीं ध्रुव और विवेक की आंखों के सामने अलग खूनी मंजर चल रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी हो जाए ध्रुव, अपनी आंखें मत खोलना। ये सारंगी का असर है। ये तुम्हें वो हर दर्दनाक से दर्दनाक मंजर दिखाएगा जिसे देखकर तुम टूट जाओ, पर अपनी आंखें मत खोलना, वरना ये सारंगी वाला तुम्हें और मुझे दोनों को खींचकर अपने साथ प्रेत नगरी ले जाएगा। जहां विवेक और ध्रुव सारंगी वाले को ढूंढने के लिए एक खौफनाक सफर पर निकल पड़े थे, वहीं हसीना के कमरे में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। होटल के कमरे में खड़ी हसीना अपने कमरे से बाहर देख रही थी, पर उसका दिमाग आज कहीं और था। क्या मैंने जो देखा, जो सुना, वो सब मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ? ओह गॉड, ये सब पता नहीं, शायद ड्रग्स और स्ट्रेस की वजह से। वाओ,
ये सारंगी की आवाज कहाँ से आ रही है? हसीना, हसीना। दीदी, दीदी आप हो यहाँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? कबर्ड से आती हुई इस आवाज की तरफ हसीना बढ़ रही थी। रह रह कर उसे ये लग रहा था कि शायद उस कबर्ड के आगे वो दुनिया है जहां उसे उसकी बहन मिल जाएगी। पर हसीना ये नहीं जानती थी कि ये कबर्ड खोलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ये तो हसीना की आवाज है। आंखें मत खोलना ध्रुव, ये सारी चीजें तुम्हें धोखा देने के लिए हैं। पर डैड, कुछ मिनट और हैं, कॉन्सेंट्रेट। साला आदमी की किस्मत देखो, 3-3 चोरियां तो हमें घुमा रहा है इस अंधेरी रात में। अपनी बकवास बंद रखो, हमें वीना को ढूंढना है। आप लोगों को ये नहीं लगता है कि टेक्निकली भूत प्रेत नगरी में होने चाहिए, वरना हम किस बात के भूतों के देवता निकले? क्या बात है, लगता है बनारसी पान चबाते चबाते चूने के असर से दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। माताजी, ये तो आपका आशीर्वाद है। द प्रॉब्लम इज कि हमें इस कहानी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। पर ये जगह, इस जगह से न जाने क्यों ऐसी काली शक्तियों की बू आ रही है जिसे मुझ जैसी चुड़ैल तक इग्नोर नहीं कर सकती। जहाँ तक मुझे याद है वो दोनों पागल होने से पहले यही थे, और ये दोनों आत्माएं बहुत बुरी आत्माएं रही हैं। We are here। ये वही जगह है जहाँ शिखर और बीना के आखिरी विक्टिम्स मिले थे। मैं और सृष्टि अपनी शक्तियों को मर्ज करेंगी ताकि हमें इस जगह के राज के बारे में पता चल सके। तुम दोनों बस एक बात का ध्यान रखना, और कुछ भी हो जाए पर इस घर से बाहर मत निकलना। प्रसाद, तुम आईने लाए हो? अरे हाँ, ये देखिए। परफेक्ट। इन चारों आईनों को एक लाइन में लगाओ। हम यहाँ की आत्माओं से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तीनों लड़कियां ठीक उन आईनों के सामने बैठी थीं। उन आईनों के ठीक बीच में एक मोमबत्ती लगी हुई थी। तीनों ने हाथ पकड़ा। शीला ने बाकी लड़कियों और प्रसाद से कहा, कोई भी आवाज आए हिलना मत। इस कमरे को ध्यान से देखो। जहां हम बैठे हैं वहां ऐसी दर्दनाक कहानियां हैं जिसे आम इंसान लफ्जों में भी बयां नहीं कर सकता। क्या हुआ था यहाँ? थोड़ी देर में जान जाओगे। हमारी शक्तियों से तुम्हें सब कुछ दिखेगा। प्रसाद, तुम्हें बीना का गिल्ट ढूंढना है। ऐसी आत्माएं हमें भटकाने के लिए कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंचने देंगी, तो तुम्हें छलावे से दूर रहना होगा। आप फिकर ना उठ माता जी, हम 15 बार वीराना देखें, और बचपन में ये छोटे मोटे भूतों के साथ तो हम मणिकर्णिका में खेल खेल कर बड़े हुए हैं। जहां बीना की सच्चाई को ढूंढने के लिए शीला ने शुरुआत कर दी थी, वहीं ध्रुव और विवेक के दिमाग से आत्माओं ने कुछ इस कदर खेला था कि दोनों की आंखों से अब खून निकलने लगा था। ध्रुव को लगा जैसे उसके कानों से खून रिसते रिसते उसके कान ही फट जाएंगे। उसका शरीर निढाल सा जमीन पर गिर गया, पर तभी उसके कानों में वही सारंगी की आवाज पड़ी जिसे वो और विवेक बहुत देर से सुन रहे थे।
को तुम पे भरोसा को नहीं था कि तुम लोग यहाँ तक आ पाओगे। शिखर की आवाज सुनकर ध्रुव और विवेक ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वो हैरान रह गए। एक सुनसान खाली मेट्रो स्टेशन जहां सिर्फ एक ही स्टील की बेंच थी। वहां शिखर अपनी सारंगी लिए बैठा था। एक एक कष्ट तो तुम भी मार लो कमर सा। मेहनत तो घनी कर दी और पसीनों भी कतरा बह गयो थारा, नहीं? इसकी शक्ल तो बिल्कुल तेरी तरह है। किसी के मोंडे में क्या ही रखो सा विवेक सा। एक व्यक्ति था वैसे भी घने मुखौटे पहन के जीतो है। एक व्यक्ति के ना जाने कितने मोंडे भेरे से, है ना? तुम प्रेत नगरी से यहाँ कैसे आए? अच्छा, तो था ही हो वो भूतन के मसीहा। और अगला नंबर मारो और मारी गराड़ी का ठहरो, नहीं? बीना तुम्हारी पत्नी है? जो संबंध यो संसार को दिखे से वो संबंध साचो संबंधी कोनी होवे विवेक सा। मारो और बेणु को संबंध रो यो समाज के बंधनों से परे ठहरो और घणो गहरो से। पर चलो था यहाँ मारे को मुक्ति दिलाने आयो हो और मां तन्ने यो जगत की सारी पहेली बुझाऊंगा। किंतु यो ध्यान रखना, जो था इन रहस्यों के संग आपने जगत में जाओगे था वहां कुछ भी हो सक्यो है। मैं तैयार हूं। प्रसाद ने जब अपनी आंखें खोली तो वो हैरान था। तीनों लड़कियां गायब थीं और जिस उजड़े हुए घर के अंदर उसने कदम रखा था वो अब बिल्कुल एक सजी सवरी हवेली बनकर उसके सामने खड़ा था। अरे धीरज धरो, भेर भेर दरवाजा कोड़ पीटो। हतरी रात्रि गयो, पतो नहीं कौन दरवाजा पीट रो से। रे कट्ठे थी था बावड़ी औरत, कहानी लिखी था ने। शिखर भाई सा, आपड़ो कतरी बारी क्यों से? अतरी रात्रि में कोड़ी आओ। मारा खसम अभी सोए कोड़ी, समझो? ठीक से पण थे खाना तो खाली से ना। तमणे ही देख लियो। मन्ने म्हारे और थारे रंगमंच के वास्ते किरदार भी लिया राख्यो से आज तो। बस इसी वास्ते तू अतरी छोखी लागे से मन्ने। चल अब। शिखर सा, कहानी सुनोगे था? तन्ने इनको अभी तक जीवित छोड़ रखो है। मौत जतरी बदतर होवे, कहानी उतरी ही जबरदस्त होवे से शिखर सा। यो मोढ़ी मन ने लिखण कोणी दे रही थी। भक्ति से के कहानियां बचकानी होवे से। मां आज थन्ने बताऊं सु के कहानी के होती से छोरी। शिखर सा, सारंगी बजाओ अपनी हर बुलाओ अपने देवड़ो। इसको अपने इष्ट पर भरोसा कोणी ना। इसनी अब आपण सीधो अपने इष्ट से भेंट करावेंगे। मन्ने माफी दे दियो बीना भाई। तन्ने जतरी कहानी सुनानी से गांव वालों ने तम सुनाओ। मैं तन्ने को नहीं रोकूंगी।
बीना ने उस अनजान लड़की के बाल खींचे और उसका सर बहुत ही बेदर्दी से जमीन पर पटक दिया। घणी आवाज निकाले से यो छोरी। बीना ने उस लड़की के बाल खींचे और फिर ठीक प्रसाद की आंखों के सामने अपने हाथों से उस लड़की के चेहरे की चमड़ी को निकालते हुए कहानी बताने लगी। पर प्रसाद के कान जैसे बंद ही हो गए थे। उसके सामने बस एक ही मंजर चल रहा था, उस लड़की के खून का मंजर। प्रसाद, प्रसाद, शिट, वी आर लूजिंग गाइस। फक, नो, वो उसकी आत्मा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ओह हेल, अब हम क्या करें? ओह नो, लवन्या, सृष्टि, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। What? अब क्या हुआ? हमें लग रहा है हम उन आत्माओं से कनेक्ट कर रहे हैं, पर ये सब एक ट्रैप था। मतलब वो आत्माएं यही हैं और वो प्रसाद को अपने पास खींच रही हैं। What? अब हम कैसे बचाएं प्रसाद को? साला, ये सब क्या हो रहा है? अबे हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा इधर। यहाँ से निकलना पड़ेगा। मम्मी, शीला माता जी, अरे निकालिए हमें। साला इनका रिंग ब्रिंग श्रिवलिंग कैसे चलता है? अरे कैसे निकले यहाँ से? तन्ने ये आवाज आ रहा है। प्रसाद हैरान हो गया। उसे जहां तक याद था, अगर वो पुरानी कहानियों का हिस्सा देखे तो उसकी आवाज उन किरदारों तक नहीं पहुंचती है। पर यहाँ प्रसाद के ठीक चेहरे के सामने बीना और शिखर खड़े होकर एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। क्या हुआ कंवर साहब? आपको डर लग रहा है? आप मुझे देख सकती हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आएगा और हमारे को पता को नहीं चले, ऐसा थोड़ी हो सके है। चलिए, आपके लिए एक नई पेशकश लेकर आए हैं। कहानियों का शौक तो आपको होगा ही। कुछ पता चला? नो, वी आर लूजिंग हिम। पर प्रसाद है कहाँ? समथिंग इज रॉन्ग। ये रिचुअल हमेशा काम करता है। ये एक ऐसे बैरियर को हमारी दुनिया से हटाता है जिससे हम आत्माओं की दुनिया के करीब आ सकें। पर इस बार क्या? इस बार इस रिचुअल की वजह से आत्माओं की दुनिया का दरवाजा नहीं, बल्कि किसी और डायमेंशन का दरवाजा खुल गया है। हमने गलती से किसी और डायमेंशन में प्रसाद को भेज दिया। नहीं, हमने नहीं, इस जगह ने। दिस वॉज ऑल प्लान्ड। हम यहाँ आए नहीं हैं, हम यहाँ लाए गए हैं। जो आत्माएं प्रेत नगरी से नहीं निकल सकती, वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकती हैं? We need to find that out. पर उससे पहले हमें प्रसाद को बाहर लाना होगा, इससे पहले कि वो उसकी आत्मा को खींचकर वहीं रख ले। हे देवी मैया, हे भोले बाबा, साला 55 में ही उस हरामी का भूत भगा दिए होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। प्रसाद ने रोते हुए अपने आसपास देखा तो वो हैरान रह गया। जिस दरवाजे को उसने खोला था, उस दरवाजे के दूसरी तरफ एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में प्रसाद ने सोचा भी नहीं था। साला, हम यहाँ कैसे आ गए? प्रेत नगरी, वो भी ध्रुव के बिना।
प्रसाद ने अपने कदम आगे ही बढ़ाए थे कि इतने में किसी ने उसे अचानक से गर्दन से पकड़कर पीछे खींच लिया। तन्ने पता है छोरे, मारी सारंगी लोगों को इतनी चोखी लगी थी मानो स्वयं कृष्णा बांसुरी बजा रहे हों। पर फिर मारी सारंगी की वजह से गांव के लोग कहने लगे कि दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ सब ठीक है। क्या जगह है ये? स्टेशन है, यहाँ सब आते जाते हैं। भूत प्रेत ऐसे लोग जो ना इंसानों को दिखते हैं और ऐसे लोग जो दिख जाएं तो इंसान अपना दिमाग खो दे। मैंने एक आदमी से ये जगह ली थी, तब से यही हूँ। पर तुम्हें होना तो प्रेत नगरी में चाहिए था। शिखर ने आगे कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी सारंगी बजाते हुए बोला, जिंदगी प्यारी है तो चला जा छोरे। मारे को तो जो चाहिए था वो उस आदमी ने दे दिया था, पर फिर उसको किसी ने कैद भी करके रख लिया। मारे को मुक्ति ना मिल सके। हमारी मुक्ति उस आदमी के साथ है जिसके पास हमारी आत्मा गिरवी है। मतलब? माने जिंदगी में मारे को जो भी मिला है वो भगवान की देन समझ लीजिए। बस आपके देव अलग हैं, हमारे अलग। चढ़ जाइए इस ट्रेन पर और ये मत सोचिए कि मारे को मुक्ति कैसे मिलेगी। मारे को मुक्ति कोनी चाहिए। मारे को मारे देव चाहिए, मारे देव। ध्रुव चल यहाँ से, चल। चुप हो जाओ, लड़कियों से भी ज्यादा चीखते हो तुम। हसीना जी, आप तो जिंदा लग रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमारा मतलब था कि कितनी सुंदर लग रही हैं आप। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, तारीफ करूं क्या उसकी। ओह, गेट ऑफ माय बैक। जब देखो चढ़ जाते हो। अरे आपको वो चीख नहीं सुनाई दी? मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे चीखें ही सुनाई दे रही हैं। दिस प्लेस इज वियर्ड। मेरी कबर्ड से मुझे लगा जैसे माया दी की आवाज आ रही है। मैंने भाग के जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे कोई खींच कर यहाँ ले आया। हैं? पर अब हम यहाँ से निकले कैसे? और साला अगर ये प्रेत नगरी है तो यहाँ भूत भी होंगे। अब तो हमको बचाने के लिए ध्रुव भी नहीं आए। अब क्या करें? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्ती लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्ती लोक उजागर। चोट कैसे भूत है? साला हनुमान चालीसा से भी नहीं भागते। शट अप, चलो यहाँ से। कोई ना कोई निकलने का रास्ता तो जरूर होगा। प्रसाद, प्रसाद, तुम ठीक तो हो ना? प्रसाद ने आसपास देखा। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। शीला ने उसे उठाते हुए कहा, चलो हम ये रिचुअल सब बाद में करेंगे। हाँ, वी विल फिगर आउट समथिंग लेटर। लड़कियों को लगा कि प्रसाद वापस आ चुका है और वहीं खड़ी सृष्टि को ये बात अजीब लग रही थी कि जो आत्माएं प्रसाद को कैद रखना चाह रही थी वो उसे कैसे यहाँ वापस भेज सकती हैं। सृष्टि ने बिखरे हुए आईनों की तरफ देखा और उन्हें समेटकर अपने बैग में रखने लगी। तभी उसे आईनों में एक अजीब सी चीज दिखी। वेल की वजह से आईना काला तो नहीं पड़ना चाहिए। फिर ये? सृष्टि की नजर आईने से उठकर प्रसाद की तरफ पड़ी, जो लड़कियों के साथ दरवाजे की तरफ जा रहा था। प्रसाद ने पलटकर सृष्टि की तरफ देखा और प्रसाद के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी।
एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर सृष्टि का दिल कांप उठा था। तुम ठीक हो? हाँ, इट्स वियर्ड। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। मुझे भी। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, मुझे पता है। शिखर का क्या सीन है? मतलब? ये और बीना, हो ना हो इन्होंने अपनी आत्मा को गिरवी रखा है। What? पर क्यों? उसी ने कहा ना कि उसका भगवान कोई और है। शायद इसीलिए उसकी आत्मा प्रेत नगरी में नहीं है। अगर प्रेत नगरी में नहीं है तो तुम उसे मुक्ति दिला नहीं सकते। हाँ, पर मुझे लगता है कि कहानी इससे ज्यादा गहरी है और हमें पूरी कहानी का एक हिस्सा तक ठीक से नहीं पता। क्या करें फिर? हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही है? हसीना ध्रुव को अजीब आंखों से देख रही थी, जैसे उसकी आंखें पूरी तरह से खाली हो। विवेक ने गौर से हसीना की आंखों में देखा और कहा, ध्रुव, पीछे हट, कुछ गड़बड़ है। इससे पहले ध्रुव अपने पैर पीछे कर पाता, हसीना ने ध्रुव की गर्दन पकड़ी और उसे उठाकर सीधा दीवार की तरफ फेंक दिया। ध्रुव, भाग यहां से, भाग! ये हसीना नहीं है। What? तो कौन है ये? Eight. ये भूतनी अचानक से ज़ॉम्बी कैसे बन गई? उस साले सारंगी वाले ने बकचोदी की है। पापा, अब क्या करें? करना क्या है? खोपड़ी तोड़ इसकी। हसीना चिल्लाते हुए ध्रुव की तरफ भागी। ध्रुव ने तुरंत हसीना को उसकी कमर से पकड़कर दीवार पर उसे धक्का दे दिया। यहीं विवेक ने अपने हाथ में एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा लिया और उसे सीधे हसीना के आंख में घोंपने की कोशिश की, पर हसीना ने अपना हाथ आगे रखा, जिससे लकड़ी का टुकड़ा हसीना के हाथ को चीरते हुए बाहर निकल गया। ध्रुव, अपनी पावर्स यूज कर। ध्रुव ने अपने हाथ के मार्क से अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश की, पर वहीं हसीना की आंखें पूरी काली पड़ चुकी थी, जिसे देखकर विवेक ने तुरंत ध्रुव को रोकते हुए कहा, ध्रुव रुक जा, कुछ मत कर। पर क्यों? क्योंकि अगर तूने कुछ भी किया, ये हसीना को मार देगी और हसीना की मौत तेरे हाथों नहीं लिखी है। कौन ये? परछाई। ये हसीना का शरीर या आत्मा नहीं, उसकी परछाई है। What? अगर ये यहाँ पर है तो असली हसीना कहाँ है? लावण्या, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? यहाँ 3-3 लड़कियां हैं। एक तो चलो उसकी माँ समान है, तुम पर तो ये लड़का दिन भर मवालियों की तरह लाइन मारता है। अभी इसे क्या हुआ? पता नहीं, वीना और शिखर की दुनिया में इसने ऐसा क्या देख लिया कि इतना बड़ा झटका मिल गया इसको। भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है इन सब में। शैला, तू बात करके देखना इससे एक बार। तू फालतू का शक कर रही है। हमने वहाँ भेजा भी तो प्रसाद को, और हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये काली बिल्ली को देखकर ऐसे रुक क्यों गया? सृष्टि की बातें सुनकर लावण्या प्रसाद के पास गई और उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ प्रसाद, तुम यहाँ रुक क्यों गए? प्रसाद एकटक लावण्या को देखता रहा, अजीब निगाहों से उसे घूरता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ओके, he is creeper than before. तीनों लड़कियों के कदम अपने आप जैसे जमीन से जम गए थे। उन्होंने प्रसाद की तरफ देखा, जो कि आगे बढ़ रहा था। प्रसाद ने उन तीनों लड़कियों के सामने रास्ते में खड़ी काली बिल्ली को उठाया और बहुत ही बेरहमी से उसकी गर्दन मरोड़कर उस बिल्ली का सर
जैसे इन सब से कांप उठी थी। उन्होंने अपने कदम पीछे लिए, पर उनके कदम पीछे लेते ही प्रसाद उन तीनों की तरफ देखकर बोला, चलो मेरे साथ खेलो। अरे खोलो खोलो, हमको जाने दीजिए। साला कहाँ राजस्थानी लड़कियों के चक्कर में पड़ना था, कहाँ भूतों के चक्कर में पड़ गए। अरे भैया हमको जाने दीजिए, हमारी दूर की गर्लफ्रेंड्स हमारा इंतजार कर रही हैं। कैन यू जस्ट शट अप फॉर वंस? बाय गॉड, लड़कियां भी इतना नहीं डरती होंगी जितना तुम डरते हो। और ये कौन सी भूतनी के बारे में बात कर रहे हो? वी आर इन अ गर्ल्स हॉस्टल। ऐसा आपको लगता है? ध्यान से देखिए, गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग में जलने के निशान हर जगह थोड़ी है। देखो जो भी है, मुझे अभी भी दीदी की आवाज यहीं से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इसी किसी दीवार के पीछे मेरी बहन है। तो तुम अपना दिमाग ठीक करो, इससे पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूं। और चलो, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता भी सोचना है और मेरी बहन को भी ढूंढना है। साला समझ नहीं आता है, ज्यादा डरावनी कौन है, वो किंकी हसीना जी या ये इंसान के रूप में अंग्रेजों की भूतनी हसीना जी? भोले बाबा, अरे बचा लो यार हमको यहाँ से। प्रसाद, यहाँ आओ। आए। ये आईने, इनको ध्यान से देखो, इसमें तो हमारी परछाई ही नजर नहीं आ रही है। और हॉस्टल में तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ऐसे बड़े बड़े आईने हों। इसका मतलब ये जगह परछाइयों का कैद खाना है। जल्दी लाइट ऑन करो। प्रसाद भागते हुए कमरे की दूसरी तरफ गया जहां पर स्विच बोर्ड था। जैसे ही प्रसाद ने स्विच बोर्ड ऑन किया, वो हैरत में पड़ गया। पूरे कमरे में कई ट्यूब्स एक साथ लगी हुई थी और उन सारे ट्यूब से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। प्रसाद उसे देखकर समझ गया था कि उसके और हसीना के अलावा वहां कोई भी जिंदा नहीं है, बल्कि वहां सबकी बस परछाई ट्यूब में लटकी हुई है। हम इसे मार क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये हसीना की खाली परछाई है, इसीलिए हसीना का शरीर अपने पास रखा है और उसकी परछाई को खत्म करने के लिए यहाँ भेजा है। ये बहुत बुरा काला जादू है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी पावर्स उसे सीधा किसी और ही डायमेंशन में भेज देंगी। डायमेंशन? डैड, डायमेंशन? अगर ये यहाँ है तो इसका मतलब है कि हसीना जी परछाइयों के डायमेंशन में होगी। अगर हम उस डायमेंशन तक पहुँच जाए तो शायद सब ठीक हो जाएगा। ध्रुव, कोई बेवकूफी मत कर। ध्रुव ने विवेक की कोई भी बात नहीं सुनी और भागता हुआ हसीना के पास जाकर उसे गले लगा लिया। ध्रुव के मंत्रों की वजह से उसकी परछाई चीखती रही, पर ध्रुव ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और आखिर में ध्रुव की ताकत से हसीना की परछाई वहां से गायब हो गई और ध्रुव आ खड़ा हुआ था ठीक उसी जगह पर जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। पर हैरानी की बात ध्रुव को ये लगी थी कि जहां वो खड़ा था वो हूबहू प्रेत नगरी की तरह दिखाई दे रही थी। ये कैसी जगह है, हूबहू प्रेत नगरी की तरह दिखने वाली? हम आपको कह रहे हैं हसीना जी, हम अब यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। अरे अभी तो हमको हमारी 15 बीवियों के साथ 15 फुटबॉल टीम बनानी थी, देश का नाम रोशन करना था। और प्रसाद, प्रसाद, साला इतना याद आ गया ये हरामी आदमी कि अब उसकी आवाजें भी सुनाई दे रही है। अबे साले हरामी, पीछे मुड़कर देख। ध्रुव, अरे भाई, अरे दादा। अबे साले छोड़, और ये बता कि यहाँ क्या कर रहा है तू? और हसीना जी आप यहाँ क्या कर रही है? अरे हम साला वो तुम्हारी माँ की मदद कर रहे थे, वो बंजारा और बंजारन को ढूंढने में। साला खुद ही यहीं फंस गए भाई। अरे एकदम चुप, इसका मतलब तू उस सपने से यहाँ आ गया। और आप? मुझे कबर्ड से दीदी की आवाज आई थी और मैं अंदर गई तो हम यहाँ थे। और साला वो सारंगी वाला और उसकी जोरू, भाई ये खूनी आशिक और महबूबा से तो हम परेशान हो गए।
वे बीना किसी को भी बस इसलिए मार देती है कि उसको लिखने नहीं दिया, और वो किसी देव के बारे में बात कर रहे थे। एक सेकेंड, तुम लोग वो लेडी के बारे में तो बात नहीं कर रहे जिसने पूरे गांव को मारा था? She sold her soul to devil ना? क्या? हाँ, उस वक्त किसी को लिखना अलाउड नहीं था ना। I think I know her। वो हमारे असालम में ही तो थी, वो और उसका बॉयफ्रेंड, पर वो तो कब का मर चुके हैं। फिर उन दोनों ने आप लोगों को यहाँ बंद क्यों किया है? Probably because इन्हें फिर से अपना रिचुअल शुरू करना है। ओह शिट! लावण्या, सृष्टि और शीला, ये इन दोनों का टारगेट है, हम नहीं प्रसाद। They want to kill them। अब हम क्या करें? ये है कौन? जिस तरह से बिहेव कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि प्रसाद में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है मुझे। शांत हो जाओ तुम दोनों, और पहले दरवाजा बंद करो। जो भी चेयर टेबल्स हैं सब लेकर आओ, ताकि हम यहाँ से भाग सके। हम इससे लड़ क्यों नहीं सकते? वे बोथ हैव पावर्स। यस, पर अगर इसको कुछ हो गया तो जहाँ भी प्रसाद है वो जिंदा नहीं बचेगा। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे प्रसाद बच भी जाए और ये मुसीबत भी हमारे सर से टल जाए। मैं चेयर्स लेकर आती हूँ, तुम दोनों डिसाइड करो क्या करना है। शीला ने अपने आप को संभालकर ऊपर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। उसके ठीक सामने रंगमंच का केयरटेकर हाथ में सारंगी लिए खड़ा था, जिसे देखकर शीला ये समझ गई थी कि ये होटल रंगमंच कोई आम जगह नहीं हो सकती। शीला ने उस आदमी की अजीब सी मुस्कान देखकर कहा, खम्मा गणी भाई साहब, आपका इंतजार तो हमारी बिंदनी कब से कर रही थी। तो तुम हो शिखर? शीला के इतना कहने की देर थी कि पीछे से दो हाथ आए और उन्होंने शीला के बाल खींचते हुए कहा, देखो आजकल की लड़कियों को शिखर सा, तमीज नाम की कोई चीज ही कोनी। बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं छोरी। चल, तुझे जरा तमीज सिखाती हूँ। प्रसाद ने बाकी दोनों लड़कियों का हाथ पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए वहां से एक खाली कमरे की तरफ लेकर जाने लगा। वहीं बीना शीला के बालों से उसे खींचकर वहां से चली गई, पर उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि सीढ़ियों के ठीक पास से कोई था जो उन्हें छुपकर देख रहा था। जैसे ही कमरे के दोनों दरवाजे बंद हुए, विवेक सोच में पड़ गया कि उन लड़कियों को कैसे बचाया जाए। पर यहीं हसीना और ध्रुव को परछाइयों के कैद खाने से निकलकर सब कुछ ठीक करने का रास्ता मिल गया था। ये बात कुछ 20 से 30 साल पहले की है। जितना मुझे पता है, डैड वीना और शिखर को बहुत पहले से जानते थे। ये दोनों राजस्थान के बंजारा कबीले का हिस्सा थे। रावण हट्टा गांव में सारी दुनिया से अलग ही रूल्स थे। वेरी पैट्रियार्कल, अनमेन द राइट गर्ल्स वाला कॉन्सेप्ट था वहाँ। मैडम, आप तो पूरी कहानी बताने बैठ गई। बिना बैक स्टोरी के तुम्हें कैरेक्टर्स के बारे में जानना है? नो वंडर माई गर्ल वीना हेट्स यू। आप इस भूतों के कबाड़ को छोड़ो और स्टोरी बताओ। हाँ तो सुनो, उस रात क्या हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि सारंगी वाले को सारंगी बजाने का ये ज्ञान खुद परछाई के देवता से मिला था। पर देवता की एक शर्त थी, उसे कुंवारी लड़कियां चाहिए थी जो देव के लिए खुद को समर्पित कर सकें, देव के अलावा किसी और के बारे में ना सोचें। वीना एक रात शिखर से मिली और उसने उससे बताया कि उसकी इच्छा है कि वो एक बहुत बड़ी कहानीकार बने, पर वो एक ऐसे संसार में रहते थे जहां लड़कियों के पास ठीक से बोलने का हक भी नहीं था, तो कहानी सुनाने का हक तो बहुत दूर की बात थी। शिखर साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है।
हर इंसान को देव को नहीं दिखते बीना भाई साहब। देव की पूजा करो, उनको भोग चढ़ाओ, तो ही वो आएंगे और तुम्हारे मन का तुम्हें फल दे जाएंगे। मन ने क्या करना होगा शिखर साहब? जान लेनी होगी किसी इंसान की। क्या मतलब है इसका शिखर साहब? अब कहना क्या चाहते हैं? और ऐसे कौन से देव हैं जिनको किसी की जान चाहिए होगी? घर में अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे के बीच में सीढ़ियों के ठीक ऊपर के कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ऐसा कहा जाता है रंगमंच के उस कमरे में एक ऐसा शैतान रहता है जो सिर्फ रात को ही बाहर आता है। उस रात जब वो बाहर आया तो नीचे एक लड़की बैठी हुई थी, वीना। ये कौन से देव हैं शिखर साहब? इतने डरावने। परछाइयों के देव हैं ये, परछाइयों के। ये सुनते ही वीना डर गई थी। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, रहने दो शिखर साहब, मने जाने दो, मने ये सब को नहीं करना। अब तो तू आ गई यहाँ बींदनी। अब थारे को देव की सेवा किए बिना देव कैसे जाने देंगे? क्या मतलब है आपका? परछाइयों का देव नीचे आया और उसने वीना के सामने अपने सर से अपना केप हटाया। ऐसा कहा जाता है देव की आंखों में वशीकरण का जादू है। उसकी आंखों को देखकर कोई भी वो करेगा जो देव चाहेगा। जो वीना इन सब चीजों से भाग रही थी, वो खुद देव से नजरें मिलाने के बाद ऐसे खड़ी थी मानो उसके अंदर कोई भय ही ना हो। उसने वीना के चेहरे को छुआ और उससे कहा, अपने आप को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार हो। आपको ये सब कहानी कैसे पता? डैड के असाइलम में मैं कभी कभी कुछ पागलों से बात करती थी। उनमें से एक ये थी और वो ये सारी चीजें बड़बड़ाती थी। जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मुझे ये बेकार लगी थी, पर फिर आज लग रहा है जैसे इसमें कोई सच्चाई हो। अगर इसमें सच्चाई है तो इसका मतलब ये है कि इस परछाइयों के देवता को परछाइयों की भूख है, इसलिए शायद उसने हमें यहाँ कैद कर दिया और बाकी वहाँ अटक के रह गए। मुझे नहीं लगता कि कोई देव है, और अगर है भी तो ये उसके चिंटू पिंटू ये सारे काम क्यों कर रहे हैं? आई डोंट थिंक कि इसके पीछे कोई देव है। अगर है तो भी शिखर का या बीना का खुद की आत्मा पर कंट्रोल होना मेरी समझ के बाहर है। आर यू श्योर हसीना जी कि शिखर और बीना सिर्फ डिवोटी थे? हम बोल रहे हैं तुमको, उनके पास्ट को देखे बिना कुछ समझ नहीं आएगा। हमारा तो चूतिया काट दिए, ये तुम्हारा नहीं काट पाएंगे। बट जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर उनका शिकार वो लोग हैं जो घर पर हैं तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहीं होटल रंगमंच में जब बाकी दोनों लड़कियों ने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई थी। तीनों के तीनों को किसी गाय की तरह एक खूंटे से बांध दिया गया था। खुद को ऐसा बंधा देखकर लावण्या जोर से चिल्लाई, हेल्प, मदद करो मेरी, हेल्प, सृष्टि, शीला। केरी छुरी, होश आ गयो तन्ने? प्लीज 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 मुझे जाने दो। बड़ा शौक है ना तुम बच्चों को भूतों को मुक्ति दिलाने का? बुलाओ अपने मसीहे को, देखते हैं कैसे मदद कर पाता है तेरी। ध्रुव! 8. सृष्टि!
नहीं आएगा आज तुझे बचाने, न तुझे और न इन दोनों लड़कियों को। तुम्हें तो प्रेत नगरी में होना चाहिए, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? प्रेत नगरी? उसमें तो आत्माएं होती हैं और हम आत्माएं नहीं हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ओह, इनके तो सवाल ही नहीं खत्म होते। ये अचानक से इसका एक्सेंट कैसे बदल गया? तन्ने जवाब मैं दे ही देती हूँ मोड़े। शिखर। पूरे होटल रंगमंच में बीना की आवाज इतनी जोर से गरजी मानो पूरा होटल अब हिलने लगा था। विवेक को ठीक अपने पीछे किसी की सांसें महसूस हुई। उसकी सांसें कब एक डरावनी हंसी में बदल गई, विवेक को पता भी नहीं चला। और इससे पहले कि विवेक पीछे मुड़कर देख पाता, शिखर ने विवेक के गले को सारंगी के तारों से जकड़ लिया और कहा, अजीब चीज है यो प्राणी भी। भगवान ने टांगे दी है तो उसका इस्तेमाल दूसरों के काम में टांग अड़ाने के लिए ही करता है। लेकर आ जा छोरे को। तन्ने जानना है ना कि मेरी बोली को क्या हुआ? तो सुन, मैं और शिखर आत्माएं नहीं हैं, हम हैं परछाइयों के राजा और रानी। ये दोनों किसी देव की बात कर रहे थे ना प्रसाद? हाँ साला, बड़ा अजीब रस्म था इनका, देख के डर गए हम भाई। ये परछाइयों का कैद खाना है और तेरी कहानी के हिसाब से इन दोनों ने लोगों को मारा है, और मेरे हिसाब से भी, हसीना जी के हिसाब से भी दोनों किसी देव के पास गए थे। कहना क्या चाहते हो बे? इस ताकत को हराने के लिए हमें उस देव को लाना होगा जिसकी वजह से ये भसड़ मची हुई है। कोई मूवी चल रही है यहाँ, तुम्हें कैसे पता चलेगा वो देव कहाँ है? और अगर है भी तो उन्हें लाते लाते सबकी मौत हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं होगा, आप दोनों रंगमंच जाकर उनका ध्यान बटाओगे और मैं उस देव को ढूंढ कर लाऊंगा। ए साले, तुम बात बात पे हमको काहे मारने निकल पड़ते हो बे? नहीं मतलब अगर तुमको हमसे कोई नफरत है तो बता दो ना। ध्रुव ने बिना प्रसाद का जवाब दिए अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक से परछाइयों के तहखाने में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी, जैसे सैकड़ों आत्माओं में एक साथ किसी ने जान फूंक दी हो। प्रसाद ने डरते हुए ध्रुव का हाथ पकड़ा और कहा, ए भाई ये तू क्या कर रहा है? मैं इन सारी परछाइयों के बीच उस देव को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो हमें इस परेशानी से निकाल सके। ध्रुव के सीने से एक तेज रोशनी निकली। उस सफेद रोशनी की वजह से प्रसाद और हसीना को लगा जैसे उनकी पूरी की पूरी चमड़ी जल उठी हो। हसीना ने ध्रुव की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। ध्रुव जोर जोर से चीख रहा था, पर उससे भी ज्यादा अगर कोई हैरान करने वाली बात थी तो वो ये थी कि ध्रुव के अंदर से उस रोशनी के निकलने की वजह से कैद खाने के शीशे से बने हुए जेल से परछाइयों का काला साया निकलने लगा था। ओह माय गॉड, ध्रुव ये सब कैसे कर रहा है? परछाइयों के पास कुछ नहीं होता है, ना ही जुबान और ना ही ज्ञान, पर हम दोनों हमारे देव की सबसे पहली परछाइयां थीं। हम दोनों को उन्होंने सारी चीजें दे रखी थी। चलो तुमको एक कहानी सुनाती हूँ आज। ये जो आजकल की लड़कियों को निक्कर पहनने की आजादी मिली है ना, ये म्हारी और म्हारे जैसी कई लड़कियों की वजह से ही मिली है।
म्हारे को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, पर ये गांव वाले और गांव के मर्द, बींदड़ी घर से बाहर निकल जाए तो पैर तोड़ दें ये हमारे। मैं बंजारा कबीले का था, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और इस बीच मैंने ये छोरी को बच्चों को कहानी सुनाते देखा। इसकी आंखों में वैसी चमक थी जैसी हमारी आंखों में होती है सारंगी बजाते वक्त। शिखर ने मन ने बताया कि एक देव है जो उनको ये नाम शोहरत सब देते हैं। मैं भी उन देव के पास गई और तन्ने पता है, जब से मैं उस देव से मिली थी तब से भय डर सब छूट गया। हमारे अंदर कुछ बचो था तो वो थी कहानी। मैं गाना बजाता था और ये मौनी लोगों को रोज रात को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाती थी कि लोग डर जाते थे। और जो हमारी कहानी नहीं सुनते थे वो हमारे देव के भोग बनते थे। आज 3 कुंवारी लड़कियों को, जिसमें से 2 निशाद्री हैं, उन्हें मारकर उनकी परछाई को हम अपने अंदर सोख लेंगे और हमें एक इंसानी शरीर मिल जाएगा दोबारा। ध्रुव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने का पूरा नजारा ही अलग था। प्रसाद और हसीना उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। एक बड़ी सी आलीशान हवेली के अंदर ध्रुव अकेला खड़ा था। बिट्टो, 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 किधर है बिट्टो? शिखर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए तन्ने देव को भोग नहीं चढ़ाना। शिखर साहब, मन्ने माफ करो, पर मैं ये काम और ना कर सकूं। गांव में सबको शक हो रहा है कि आपका और हमारा कुछ, मैं हमारे दामन पर कुलक्षणी का धब्बा ना लगा सकती। तू पागल हो गई है कि? बावड़ा वाली बात ना कर। तन्ने देव का क्रोध पता कोनी। थारी वजह से थारो बच्चा खसम सब मरेंगे। ना शिखर साहब, ऐसा कोने कहो। मन्ने खलम से जितना प्यार है उतना मन्ने हमारे खसम से भी प्यार है। हमारे खसम को कुछ ना करो शिखर साहब। तो चल बता दे हमारे देव को कि थारे कदम तभी भी नहीं लड़खड़ाएंगे जब थारा सामने थारा बच्चा हो। थारे सामने कोई भी हो, अपने कलम के लिए तो किसी की भी जान ले सकती है। क्या कह रहे हो शिखर साहब? शिखर ने अपने हाथ के पीछे से अपनी सारंगी निकाली और उस सारंगी को बजाना शुरू किया। बीना की आंखों में जैसे खून दौड़ गया हो। उसने डर के मारे तुरंत अपने कान बंद कर लिए, पर सारंगी की आवाज उसके पूरे घर में गूंज रही थी। दरवाजे के अंदर से काले कपड़ों में एक आदमी बाहर आया। उस आदमी को देखते ही बीना के होश उड़ गए। वो अपने कदमों में बैठकर गिड़गिड़ाने लगी। मारो दे, मन्ने माफ कर दियो, मन्ने माफ कर दियो, मन्ने माफ कर दियो मारे दे, मन्ने माफ कर दियो, मन्ने माफ कर दियो मारे दे। देव ने आकर बीना को गले लगा लिया और जैसे ही उन्होंने बीना को गले लगाया, बीना को अपने पीछे से अपने पति और बच्चे की तेज चीखें आने लगी।
उन चीखों को सुनकर बीना मुड़ना चाहती थी, पर उसके देव ने बीना के कानों में कहा, बिल्कुल शांत हो जाइए, अब आपको यहाँ से जाना होगा। हवेली के बाहर कड़कती हुई बिजली में जब ध्रुव ने उस देव का चेहरा देखा तो वो हैरान हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि देव के भेष में विराज था। विराज, ये इनका देव है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? विराज ने ये सब किया कैसे? अपने सामने चल रहे इन सारे दृश्यों से ध्रुव जितना हैरान था, उतना ही ज्यादा ध्रुव ये समझ पा रहा था कि बीना का गिल्ट क्या है। प्रेत नगरी में पहुंचने के बाद इस हेल लूप को देखकर ध्रुव ये जानना चाहता था कि इस बार आखिर विराज ने अपने घटिया मंसूबों के लिए कैसे एक मासूम का फायदा उठाया। तन्ने कहा था ना, कमरे से ना निकलियो। छोड़ दो हमारे मोड़े को, छोड़ दो। शांत हो जाओ। अगर तुमने अपने बच्चे की आहुति दे दी तो तुम किसी के आगे नहीं झुकोगी। सिर्फ अपने देव के लिए तुम कहीं तक भी जा सकती हो। छोड़ दो हमारे मोड़े को, छोड़ दो मोड़े को, छोड़ दो हमारे मोड़े को, छोड़ दो। बिट्टू, मेरा बच्चा, बिट्टू, बिट्टू, छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे, मेरा बच्चा, बिट्टू, नहीं, नहीं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बिट्टू। बीना की परछाई ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और हंसते हुए जोर से बिट्टू के सर पर एक वार किया, जिससे बिट्टू पूरी तरह से तो नहीं मरा, पर कुछ वक्त के लिए बेहोश हो गया। उसे देखकर बीना चीख चीख कर रोने लगी। इतने में शिखर से देव ने कहा, बीना को देहरादून लेकर जाओ और खुद भी वहीं रहना। जब तक मैं कुछ ना कहूं कोई अपने पैर तक नहीं हिलाएगा। मतलब विराज ने इन दोनों की परछाइयों का इस्तेमाल किया ताकि इनके शरीर का भी इस्तेमाल कर सके और उनके दिमाग का भी। मुझे जल्द ही होटल रंगमंच जाना होगा, लेकिन कैसे बचाऊंगा मैं सबको? सारंगी के सुरों की वजह से पूरे होटल रंगमंच में जो चीखें शोर कर रही थी वो शायद किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, और जिन घर के अंदर बंद लोगों को ये सारंगी की आवाजें सुनाई दे रही थी वो डर के मारे कांप रहे थे। शीला और सृष्टि बार बार अपना होश खो रहे थे। वहीं विवेक के गले में सारंगी के तार फांसी के फंदों की तरह बंधे हुए थे। बीना ने अपने माथे पर लाल रंग का सिंदूर ऐसे लगाया जैसे आज उसकी बरसों के बाद इच्छा पूरी होने वाली है।
उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। उसके शरीर की नसें भी कुछ ऐसी लग रही थी जैसे उन पर खून नहीं बल्कि कोई गंदा काला टार बह रहा हो। बीना ने अपने हाथ आगे किए तो सृष्टि और शीला का शरीर उस खूंटे से अपने आप खुल गया और हवा में तैरने लगा। छोड़ो उन्हें, छोड़ो। अब इन दोनों का शरीर हम परछाइयों का होगा। ये बाहर कौन है? मैं जाकर देखता हूँ, शायद हमें और लोग मिल जाएं। हैं? यहाँ तो कोई नहीं है। शिखर जैसे ही पीछे मुड़ा वो हैरान रह गया। पहली बार ऐसा था कि किसी परछाई के माथे से डर के पसीने की बूंदें टपक रही होंगी। उसके ठीक सामने वही परछाइयां खड़ी थी जिन्हें उसने परछाइयों के कैद खाने में बंद कर दिया था और जिसमें से एक कोई और नहीं बल्कि खुद बीना का बेटा था, जिसकी दोनों परछाइयों ने बहुत ही बेरहमी से ना सिर्फ हत्या की थी बल्कि उसकी परछाई को सालों से उस तहखाने में कैद रखा था। बिट्टू, कहाँ है मेरी माँ? क्या किया तूने उसके साथ? बीना ने जब गौर से देखा तो सिर्फ बिट्टो नहीं बल्कि बिट्टो के अलावा वो सारी परछाइयां खड़ी थी जिन्हें उन दोनों ने मारकर कैद किया था। वो सारी आत्माएं बिट्टो को घूर कर देख रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा था और उनके ठीक पीछे खड़े थे ध्रुव, प्रसाद और हसीना। हसीना और प्रसाद तुरंत भागते हुए लावण्या और बाकी को बचाने गए। यहीं सारी की सारी परछाइयां बीना और शिखर की तरफ बढ़ती गई और उनके साथ साथ ध्रुव आगे बढ़ता है। ध्रुव के हाथ के अंदर से एक लाइट जलते हुए निकली और पूरे कमरे में फैल गई। सारी की सारी परछाइयां धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर समाने लगी और जैसे ही ध्रुव ने आंखें खोली उसने खुद को दोबारा प्रेत नगरी में पाया। अब मैं किसके हल्लूप में आ गया? गांव तो वही है पर ये झोपड़ी किसकी है? अंधेरी कोठरी में कोई था जिसे ध्रुव ठीक से देख नहीं पा रहा था। खटिए में सो रहे उस बूढ़े आदमी ने किसी तरह उठने की कोशिश की पर वो आदमी खटिए से उठने की जगह अंधेरे में बहुत बुरी तरह गिर गया। अरे कोई है, मुझे उठाओ, कोई मदद करो मेरी। बूढ़े ने किसी तरह उठकर अपने सामने रखी लालटेन को जलाया और ध्रुव हैरान रह गया। उसके सामने एक जाना पहचाना चेहरा था पर मुरझाए हुए से एक ऐसे भेस में जिसे देखकर एक मिनट के लिए ध्रुव का भी दिल दहल गया था। उस बूढ़े आदमी के कुबड़े पतले शरीर को देखा। उसके झुर्रीदार काले से चेहरे पर भी उसकी शरीर की तरह कोड़ पड़ गए थे पर उसकी आंखें और उसके हाथ में रखी सारंगी ठीक वैसी ही थी जैसे ध्रुव को याद थी। ये तो शेखर है पर ये यहाँ और वो भी ऐसी हालत में। बच्चे छोड़कर चले गए।
अपने बूढ़े माँ बाप को ऐसे छोड़कर चले गए तो ये हुआ था शिखर के साथ, पर इसे विराज मिला कैसे? कौन है यहाँ? मैं हूं तुम्हारा भगवान। जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोली तो आधी से ज्यादा परछाइयां उसके हाथ में चल रही रोशनी की वजह से गायब हो रही थी। इससे पहले ये परछाइयां बाकियों पर भारी पड़ती, ध्रुव ने सबको होटल रंगमंच से बाहर निकाला और सारी परछाइयों को आवाज देते हुए कहा, ठहरो, इन दोनों पर हमला करके कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ परछाइयां हैं। इन्होंने जो भी किया है इनके देव के कहने की वजह से किया है, और तुम इनका क्या ही कर लोगे? तुम सभी परछाई हो और इनसे लड़ नहीं सकते। कैसे कोई फायदा नहीं है? इनकी वजह से मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार खत्म हुआ। इन्हें मरना ही होगा। तुम भूल रहे हो, ये सिर्फ परछाइयां हैं, असली आत्मा नहीं है। पर मैं चाहूं तो तुम सबको इस परछाई की जिंदगी से मुक्ति दिला सकता हूं। और तुम बिट्टू, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, पर इससे पहले कि मैं ऐसा कुछ करूं, मुझे तुम सबको मुक्ति दिलानी होगी, और वो भी तुम सबकी मर्जी से। हाँ, हमें मंजूर है। ध्रुव ने एक गहरी सांस भरी। उसने फैसला कर लिया था कैसे उसे ना ही सिर्फ परछाई की दुनिया को खत्म करना है, पर साथ ही उन दोनों आत्माओं को मुक्ति दिलानी है जिन्हें उस